दिन आपकी वो गोवा से गिरफ्तारी हुई थी, वो घटनाक्रम कैसे रहा था? कैसे पुलिस आपको ले गई थी, आपके साथियों को? 30 से 40 आदमी मुझे उठाने आए हुए हैं, 2 लोगों को। जैसे मैं टेररिस्ट हूँ, बोल रहे हैं बोला लिखो सोनिया दुहन 600 करोड़ रुपए लेके आई है और सोनिया दुहन को 600 करोड़ रुपए शरद पवार साहब ने दिए हैं। मेरा क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है, मैंने किया क्या था? जैसे तैसे मतलब बदतमीजी करी उन्होंने। जो मेरे साथ वाला लड़का था और उसके गन पॉइंट पे उसे बोला गया, गन लगा के उसकी छाती में, बोला ये सामने दरिया दिख रहा है ना, इसी में फेंक के आएंगे। उनमें से बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरे बारे में गूगल पे लगता पढ़ के नहीं आया आने से पहले। मैडम आप तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो, बोलती बंद करनी मुझे आती है। अभी हाल ही में जो नूपुर शर्मा के बयान आए थे, की बात करते हैं तो आप पाकिस्तान की कभी बात नहीं करते हैं। आपकी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उसकी भावना भड़काने वाला बयान दिया। क्या एक इंसान को एक सर्वधर्म देश में रहता है उसको ये शोभा देता है? 2019 में एनसीपी के लिए चुनौतियां आई थी, 2022 में आई थी, अब आगे भी इसके लिए तैयार है? मेरी पार्टी का आदेश होगा तो हम तो चाइना बॉर्डर पे भी जाके लड़ लेंगे। सत्ता परिवर्तन ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਹੋਇਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ? इस तरह की राजनीति है ना इस देश ने कभी देखी हुई, ना कभी देखूगा। सांप्रदायिकता की राजनीति चलती पई है, एक धर्मवाद की राजनीति, एक जात पात की राजनीति चलती पई है। हम इस दौर पे गुजर रहे हैं, हम श्रीलंका के लिए चिंतित हैं, लेकिन हम हमारे देश के लिए चिंतित क्यों नहीं है? वक्रे वक्रे चैनलों ते जिदे इंटरव्यू होंदे हैं ते ओ नेता रह गया है। लोकां लई तां नेता कौन हो गया? वही नेता रह जो दिखता है वो बिकता है। दिखता है वो बिकता नहीं है और ना ही लोग उसको खरीद सकते हैं। लोगों ने देखने वाले को वोट दिया है क्योंकि दिखाया इस तरीके से गया है। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਫੜਨਵੀਸ ਉਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਚਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਲਾਅ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭਾਰੀ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਪਾਈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਵੀ ਦਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋਨੀਆ ਦੁਹਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਲੇ ਗੁਹਾਟੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਗੋਆ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੋਆ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਉਧਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਛੁੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੈਡਮ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਹੋਇਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ? देखिए मेरा मानना है, मेरी गल अगर मैं कहा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ, ना कदे देखूगा। जेड़ा कुछ भी चलता पे है इस तरह का चलता पे है और ये बड़ा निंदनीय है, बड़ा चल रही है देश में कि एक लोकतांत्रिक देश में आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। आपको स्वतंत्र, आपको बोलने का हक नहीं है। आप बोलते हैं तो आपकी आवाज को दबाया जाता है। हमने 2020 में भी देखा, 19 में भी देखा, अब भी देखा। और हमने ने मिलके एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, 13-14 महीने की लड़ाई लड़ी है। तो हम अन्याय है देखते ही आ रहे हैं, चलता ही। लेकिन एक ये देश, इतना बड़ा देश जिसमें इतने धर्म हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, सब मिलके जो जिस देश में रह रहे, सरहद धर्म की मिसाल कह लो अपना देश कहा जाता है। जी जी। सो जी हाँ जी।
ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं करता। मैनू नहीं लगता कॉमन मैन जो है, जो इस तरीके को कॉमन मैन की जो समस्या है, वो समस्या उनको रोजगार चाहिए, उनको सस्ता राशन चाहिए, उनको सस्ता तेल चाहिए, उनको सस्ता ट्रांसपोर्ट चाहिए। वेयर एज हम क्या चाह रहे हैं, हमारी सरकार क्या बोल रही है कि हमें धर्म चाहिए। भाई धर्म चाहिए वो मेरा इंडिविजुअल राइट है, लेकिन मुझे खाना चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मुझे सरकार से ये चाहिए। धर्म मैं अपने आप संभाल लूंगी, लेकिन मुझे सरकार से ये चाहिए। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ 80 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 6 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 73-74 ਰੁਪਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 80 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਯੂਥ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 450 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 1100 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। इन्हों के लिए तो सारा जो ये है सोशल मीडिया का खेल हो गया है। मोदी जी आके कुछ भी बोल देते हैं, एक दिन रात को कुछ भी अनाउंसमेंट्स कर देते हैं और सारा देश उसको लागू करता रहे। ये लोग नीति बनाने से पहले सोचते नहीं है, बनाने के बाद जब लागू करते हैं तो इनको इसके साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं। वो हमने 3 काले कानून देखे हैं, हमने बंदी भी देखी है, और जिस स्तर पे आज देश खड़ा है, जिस स्तर पे आज हमारा देश खड़ा है, हम इस दौर पे गुजर रहे हैं। हम श्रीलंका के लिए चिंतित हैं, लेकिन हम हमारे देश के लिए चिंतित क्यों नहीं है? क्योंकि हम भी तो उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साडे भी हालात हो जी बन रहे हैं जी। सो एक चीज ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਕ ਟੂ ਪੈਵਿਲੀਅਨ ਕਿਉਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰ ਚ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ? देखिए जी, ਆਪਾਂ एक ट्रांसफॉर्मेशन ਜਿਹੜੀ पॉलिटिक्स ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਜਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ है। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਰਹਿ, जो दिखता है वो बिकता है। एग्जैक्टली। लेकिन पॉलिटिक्स में मेरा ऐसा मानना है, मैं अपने गांव में हफ्ते में 3 दिन में अपने इलाके में रहती हूँ। दिखता है वो बिकता नहीं है, और ना ही लोग उसको खरीद सकते हैं। और लोगों से हुई है, ये गलती हुई है। लोगों ने देखने वाले को वोट दिया है क्योंकि दिखाया इस तरीके से गया, इतनी बड़ी प्रोजेक्शन दिखाई गई कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लोगों ने उस पर विश्वास किया, लेकिन ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का इस सरकार ने काम किया। और मुझे ऐसा लगता है 2024 में इस चीज का कड़ा जवाब दिया जाएगा जी। तो क्या कह सकते हैं अब अभी हाल ही में जो नूपुर शर्मा के बयान आए थे, उसके बाद जो अपना उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिला, दर्जी वाले मामले की मैं बात कर रहा हूं, या और अन्य ऐसे जो घटनाक्रम हुए, उसके बाद हवाला जरूर देती है भाजपा कमल का फूल हाथ में लेके, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, वो धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, पर खुद ही वो उस चीज में बंधे हुए हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? आप मुझे एक बात बताइए, धर्म निरपेक्ष आप कैसे हो सकते हैं जब आप रोज आके बोलते हैं कि हम आरएसएस हिंदूवादी, बाकी जो इनकी सारी संगठना जुड़ी हुई है सब हिंदू की बात करते हैं, तो आप मुसलमान की कभी बात नहीं करते हैं। आपकी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है नूपुर जी, इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी आज कुछ दिनों से नहीं है, उन्होंने इसकी भावना भड़काने वाला बयान दिया। क्या एक इंसान को एक सर्वधर्म देश में रहता है उसको ये शोभा देता है? मेरे लिए पॉलिटिक्स
मेरे लिए हिंदू भी उतना ही जरूरी है, मुसलमान भी उतना ही जरूरी है, सिख भी उतना ही जरूरी है। मैं किसी एक आदमी की पॉलिटिक्स कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा ध्येय मेरे क्षेत्र की तरक्की है, मेरे देश की तरक्की है। धर्म हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल राइट है, ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं। और जो जी ने किया वो बड़ा निंदनीय है, वो देश की भावनाओं को भड़काने वाला कृत्य उन्होंने किया है, और मैं इन ऐसी चीजों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं। 2019 में एनसीपी के लिए चुनौतियां आई थी, 2022 में आई थी, अब आगे भी इसके लिए तैयार है? देखिए, मेरी पार्टी का आदेश होगा तो हम तो चाइना बॉर्डर पे भी जाके लड़ लेंगे जी, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम आते हैं, मैं हरियाणा से आती हूँ। आपका जितना तुसी कहा थोड़ा छोटा भरा, मैं थोड़े छोटे भरा तो होनी हाँ, ते छोटे भरा दी एक आदत है, वो बड़े जिद्दी ने। हाँ बिल्कुल। हमारे ना हरियाणा में एक बात बोलते हैं, बोला लठ गाड़ दिया। तो जब लठ गाड़ दिया तो सारी धरती उस लठ से ही शुरू होती है, उसके चारों तरफ ही चलती है। तो मेरे लिए भी वैसा ही है। तो हमारे लठ जाता है तो चारों तरफ उसी के में हमारी धुरी घूमती है। तो हमारी पार्टी हमारा लठ है, उसने जो आदेश किया हम उसके चारों तरफ ही घूमते हैं। पवार साहब का आदेश हुआ 2019 में, वो काम करना था, अपनी जान पे खेल के हमने वो काम किया। अभी 2022 में उन्होंने बोला जाना है, मैंने दोबारा एक क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्यों जाना है और हमारा क्या है। भाई जाना है तो जाना है, देखे जाएंगे। गुवाहाटी में शूटेड साइट के ऑर्डर्स थे, वह गोवा में मुझे इतना तंग किया गया, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 घंटे की मेरे से इंटेरोगेशंस करी गई। और इंटेरोगेशन में मतलब मुझे बताया गया कि हम मिलिटेंट्स को बुला लेते हैं, आप तो क्या चीज है। मेरे साथियों को 3rd डिग्री दी गई। तो मेरी पार्टी के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, जैसा पार्टी का पवार साहब का आदेश होगा। तो मैं ये जानना चाहता था कि जिस दिन आपकी वो गोवा से गिरफ्तारी हुई थी, वो घटनाक्रम कैसे रहा था, कैसे पुलिस आपको ले गई थी, आपके साथियों को, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गोवा में सेम होटल में थी, जिस होटल में जो ताज कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें शिवसेना के एमएलए को रखा गया था, जो बागी गुट था शिंदे जी का, जो आजकल हमारे महाराष्ट्र के सीएम हैं, उनके एमएलए रखा गया था। मैं सेम होटल में थी और मेरे कुछ एमएलए भी थे, और मैं गुवाहाटी में भी होटल में 2 बार गई थी। तो लेकिन जिस दिन हम उन एमएलए को लेके जाने वाले थे, या जिस दिन हम बाहर निकालने वाले थे, उसी रात को वहां से शिफ्टिंग हो गई, गोवा पहुंचा दिया गया। गोवा भी मैं दोनों दिन अंदर थी, लेकिन कुछ कारणों से मेरा पता चल गया, क्योंकि कुछ लोग, भाई देखिए हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दोनों तरफ खेलते हैं। तो हमारे संपर्क में भी कुछ ऐसे लोग थे जो दोनों तरफ बैटिंग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बैटिंग करते हुए उन्होंने मेरा नाम जाहिर कर दिया। और पहली रात को, शुक्रवार की रात को मैं डिनर करके आई। मैं वहां पे श्रुति के नाम से मुझे रुकवाया गया था, क्योंकि श्रेय और श्रुति ने ही ये कमरा बुक किया था, और मैं वहां पे एज अ 3rd पर्सन जाने वाली थी। एंड टाइम पे श्रुति को कोविड हुआ। होटल ने सिर्फ 2 लोगों की आईडी मांगी, जिसपे बाद में मेरे पे आरोप लगाए गए कि मैंने फेक आईडी किया है। मैंने फेक आईडी नहीं किया था, मैंने कोई भी फेक काम नहीं किया था। होटल ने मेरे से मेरी आईडी नहीं मांगा। वो जो हुआ वो मतलब हम कहें भी अनएक्सपेक्टेड एकदम वो हो गया। हाँ, अनएक्सपेक्टेड वो, उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हम 3 लोग जाने वाले थे, तो लास्ट मोमेंट पे हम 2 लोग गए। 2 लोगों में भी मिस्टर श्रेय एंड मिस श्रुति की आईडी दे दीजिए। तो भाई जब आप मांगी 2 लोगों की आईडी रहे हो, तो आपको हम 2 की देंगे, तीसरे की आपने मांगी नहीं जी। 2 आईडीज देने के बाद हम रूम में सेटल हो गए। जो भी हमारी जिन लोगों से चर्चा होनी थी, जो सब लोगों से चर्चा हुई। शुक्रवार को लगभग 10:30-11 बजे के आसपास मैं रूम में गई, और रूम में के बाद मुझे कुछ काम से बाहर आना था। तो मैं आके बाहर रूम में आके देखा, मेरे रूम के बाहर लगभग 4-5 लोग बैठे हुए थे, जिसमें कुछ महिलाएं थी सिविल ड्रेस में, एक 2 पुलिस वाले थे ऑफिशियल ड्रेस में, एक 3 स्टार का ऑफिसर भी बैठा हुआ था, और कुछ एक के इनके कार्यकर्ता बैठे हुए थे जी। तो आलम ये था, मैंने एक चीज देखा, ये तो हुई मेरे कमरे के बाहर की बात जी। कि कमरे के बाहर कैसे पहरा बिठाया हुआ। जो एमएलए वहां रखे गए थे, देखिए एक बात, हम बड़े मान से एमएलए एमपी चुन के भेजते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आउट ऑफ पार्टी अगर मैं बात करूं, बड़े मान से हम चुन के भेजते हैं कि ये हमारे हकों की बात करेंगे। बट 2019 में जो देखा, 2022 में जो देखा,
एमएलएस को तो ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो लोग एक कॉमन मैन से भी नीचे, शायद वो जैसे जानवरों जैसा उनको धक्के दिए जाते हैं, उनके रूमों पे पहरे बिठाए जाते हैं, उन्हें घर बात करना अलाउड नहीं किया जाता। अगर वो लोग अपनी मर्जी से गए थे, आप मतलब बताइए। जैसे हम कह सकते हैं कि स्लेव्स, बंधुआ मजदूर, गुलाम। यस, बंधुआ मजदूर जैसा उन्हें वहां रखा गया था। आप अपनी मर्जी से गए हैं। मैं सोनिया दुहन अगर अपनी मर्जी से किसी पार्टी में ज्वाइन करना चाहती हूँ, किसी पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ, तो मुझे जबरदस्ती की क्या जरूरत है? मुझे मेरे साथ आपको आपके बीजेपी के, आपके स्पेशल ब्यूरो के, आईबी के, सीबीआई के लोग लगाने की क्या जरूरत है? मेरी फाइलें खोलने की क्या जरूरत है? खैर मेरी तो कोई है ही नहीं, आप खोलोगे क्या? बिल्कुल। तो खोलने की कोशिश भी बहुत कर ली, लेकिन मिली ही नहीं, तो खोलोगे क्या? जी। तो बेसिकली वहां पे एक आदमी पे 8-8, 10-10 आदमियों का पहरा था। वहां 30-40 आदमियों को, 50 आदमियों को अकोमोडेट करने के लिए आपने पूरे देश का आईबी लगाया हुआ है, पूरे देश का सीबीआई लगाया हुआ है, ईडी वाले लगाए हुए हैं, सारी एजेंसियां वहां लगा दी, एजेंसीज आपने लगाई हुई हैं। वो क्या बेचारे बंधुआ मजदूर हैं, वो चुन के आए हुए लोग हैं। आप उनको कितने हद तक जबरदस्ती में रखोगे? किस हद तक किसके परिवार को डराओगे और किसको ईडी से डराओगे? क्या ये चल रहा है? ये बहुत लंबे समय चलने वाला नहीं है। तो फिर अगले दिन जी सुबह सुबह मेरे रूम पे 5 बजे ऐसे ठक 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 जोर जोर से। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मुझे पता तो रात को चल ही गया था, मेरे साथ रुके हुए थे। मैंने कहा भाई तैयारी कर ले। में बोला वो बच्चा उत्तराखंड का है। मैंने कहा भाई तैयारी कर ले। मैंने कहा सुबह मेहमान आ लेंगे। बोला नहीं दी, सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, शायद हमारे रूम में कोई शिफ्ट हुआ है। मैंने कहा साइड वाले रूम में कोई और शिफ्ट नहीं हुआ है, तेरी निगरानी करने वाले शिफ्ट हुए हैं। मैंने कहा बाकी खैर तू एंजॉय कर और मुझे सोने दे। तो वो इधर उधर उसको जाना था और अपना घूमता फिरता रहा। सुबह 5 बजे इतनी जोर जोर से मेरा धड़ धड़ रूम बजने लगा। मैं एकदम से उठी, मैंने बाहर आके देखा, तो मैंने देखा 30 से 40 आदमी मुझे उठाने आए हुए हैं, 2 लोगों को, जैसे मैं टेररिस्ट हूँ और मैंने अभी अभी कोई ऐसा काम कर दिया हो, कोई बॉम्ब ब्लास्ट करके भागी हुई हूँ, या मैं कोई देश का नुकसान करके भागी, या जैसे कोई मोस्ट वांटेड हो, जैसे कोई एग्जैक्टली कि मैं कोई मिलिटेंट हूँ। उसमें कमांडोज वर्दी में लोग, साइबर के लोग, बाकी इनके बीजेपी के लोग। बोला आपके रूम में आदमी कौन है, उसे बुलाओ। मैंने कहा जब पता है तो खुद ही बुला लो। ठीक है। हाँ, मैंने कहा खुद ही बुला लो जब तुम्हें पता ही है अंदर रूम में है कौन। तो उसको उठा के दूसरे कमरे में ले गए। इतने वो आया, इधर से महिला वाले लोग मेरे साथ, कुछ फीमेल्स मेरे रूम में मेरे सामने कर गई। तो उसके बाद बोला मेरे वीडियो बना रहे हैं इधर से उधर से आदमी। मैंने कहा भाई जब आपने मुझे कर ही लिया है, डिटेन लिया जब, हाँ, तो ये सब वीडियोबाजी क्या चल रही है? तो बनाएंगे, और वो बना रहे हैं बीजेपी के लोग। मैंने कहा ऐसा है जो तुम कर रहे हो ना, तो मैंने कहा ये तुम पे ही महंगा पड़ने वाला है, ये सब नहीं चलेगा। मैंने कहा बंद कर इसको। बोला मैं नहीं करता। मैंने कहा फिर लगाता रहे, मेरा क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे उनमें से बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने तुझे तो नहीं बताती मैं मेरा नाम क्या है, जब बिना नाम पते करे थोड़े आ रखा है, जब उठाने आए नाम पता है तभी उठाने आए हैं। मैंने कहा गूगल सर्च, मैंने कहा मेरे बारे में गूगल पे लगता पढ़ के नहीं आया जो मुझे उठाने से पहले। तो मैडम आप तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो, बोलती बंद करनी मुझे आती है, ये वो। फिर जो ऑफिशियल ड्यूटी ऑफिसर थी लेडी, शी आस्क्ड माय नेम, आई टोल्ड हर दैट आई एम सोनिया दुहन। तो बोले श्रुति। मैंने कहा श्रुति वाज द वन जो आई नहीं। तो बोला आपने अपनी आईडी क्यों नहीं दी। मैंने कहा मैंने मेरी अपनी आईडी आपने मांगी नहीं तो मैं दूं किसको। और मैंने कहा आप कोई वेलकम की थाली लेके तो बैठे नहीं थे कि मैं बोलूंगी सोनिया दुहन आई है और आप मेरा वेलकम करेंगे। अब आदमी को जाने नहीं दे रहे, और जिसका रिकॉर्ड जोड़ तोड़ का ही है उसे तो जाने कब दोगे। तो जैसे तैसे मतलब बदतमीजी करी उन्होंने। जो मेरे साथ वाला लड़का था उसको दूसरे जाके 3rd डिग्री दी, उसको बहुत सारा उसको मारा गया, और उसके गन पॉइंट पे उसे बोला गया, गन लगा के उसकी छाती में, बोला ये सामने दरिया दिख रहा है ना, इसी में फेंक के आएंगे। उसको बोल रहे हैं आप, जब आपको आपका एम था मेरा नाम पूछना, मैंने बता दिया, उस बच्चे ने बता दिया कि कौन है, तो आप उसको गन पॉइंट पे क्यों ले रहे हो? और भाई हमने क्या कोई इलीगल काम कर दिया जो हम अपने लोगों से बात करने आ गए? भाई मेरी सरकार का हिस्सा है वो लोग, हम बात करने आ सकते हैं, आप कौन होते हैं रोकने वाले? और
उसके बाद जी ये बाहर आके मेरे साथ जो ऑफिसर्स थे, उनके साइबर वाले थे, कुछ और स्पेशल ऑफिसर्स थे, मुझे नहीं पता वो किस एजेंसी के थे। उन्होंने होटल में मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात करी। देन मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई आज इनके इशारे पे नाच रहे हो, कल हो सकता है सत्ता हमारी आएगी फिर। मैंने कहा तो ऐसा काम मत करो जो कल ले आ जाए। ठीक है, आपको डिटेन करना है आप करिए, कोई। तो जी 7 बजे 6:30-7 बजे मुझे थाने लेके जाया गया। थाने से इंटेरोगेट किया गया। इंटेरोगेट में मेरे से एसपी आईजी लेवल की इंटेरोगेशन हुई। स्पेशल ब्रांच कोई कह रहा था स्पेशल ब्रांच गोवा पुलिस है, कोई कह रहा था 10-12 लोगों की टीम, कोई कह रहा था कि आईपी से आए हैं। मुझे पूछा जा रहा है, मुझे पूछे ऐसे क्वेश्चन जा रहे हैं कि मैंने कौन सा कपड़ा किस दिन पहना था, और मुझे बोला जा रहा है कि नाम लिखो कि आपको शरद पवार ने प्लांट किया है, आपकी पार्टी ने प्लांट किया है। मैंने कहा जी शरद पवार जी ने मुझे नहीं भेजा है, मैं अपनी मर्जी से अपने एमएलए से बात करने आई थी। आपको ये सारी चीजें लिखवा के क्या? नहीं बोला लिखो, तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैंने कहा कौन सा करना है वो कर लो, मैं तो नाम लिखती किसी की। आई एम सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट, ना मेरी पार्टी का, ना पवार साहब का। उनको भी पता चल गया था हरियाणा की छोरी है। तो बोला आखिरी में बोला एक, बोला मैडम या तो बहुत जिद्दी हो, बोला बहुत बेवकूफ हो, या बहुत। मैंने कहा तो सबसे बोला ना मैं वो हूँ। मैंने कहा बहुत जिद्दी हूँ, और मैंने कहा मैंने कहा आपको पता करना चाहिए था मैं कहाँ से आती हूँ। तो हम तो मतलब मिलिटेंट्स को बुला लेते हैं, बुलवा लेते हैं। मिलिटेंट्स हरियाणा के नहीं होते हैं इसलिए बुलवा लेते होंगे। हाँ, तो मैंने कहा भगवान ना करे कोई तुम्हारे ऐसा टकरे जो हरियाणा से हो। मैंने कहा तुम बुलवा नहीं पाओगे। तो फिर मतलब मुझे ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। और भी बहुत कुछ हुआ। एक बच्चे का जो हमारे साथ था उसका कान का पर्दा फट गया। एक बच्चे की शुगर लेवल बिल्कुल लो हो गया कि उसको इमरजेंसी कभी चॉकलेट्स देनी पड़ रही है, कभी कॉफी देनी पड़ रहा है। इतना थ्रेट मतलब उनको कर रहे थे मतलब? यस, उनको जबरदस्ती बोल रहे हैं, बोला लिखो सोनिया दुहन 600 करोड़ रुपए लेके आई है, और सोनिया दुहन को 600 करोड़ रुपए शरद पवार साहब ने दिए हैं। मुझे बोल रहे हैं लिखो कि तुम 600 करोड़। अरे मैंने कहा मेरे पास एक एटीएम तो है नहीं। मैंने कहा 600 करोड़ रुपए ऐसे ही आ जाएंगे किसी बैग बुक में? मैंने कहा ट्रक करना पड़ेगा। और मैंने कहा आपका ही भला हो। मैंने कहा 600 करोड़ तो चलो बता रहे हो कि मेरे पास है। मैंने कहा तो अभी तक उठाया क्यों नहीं? मेरे पास 600 करोड़ थे। मैंने कहा अब तक तो ईट वाले मेहमान आ जाने चाहिए थे मेरे घर। तो होते इन्होंने शाम को मुझे मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया। फिर संडे को स्पेशल उसने कोर्ट ने मुझे जमानत दे दी, क्योंकि ऐसा कोई केस ही नहीं था। अच्छा जी, और सबसे बड़ी बात ये एंड तक यही फ्रेम नहीं कर पाए कि मुझे किस केस में डालना है। हाँ, क्योंकि केस कोई बनता ही नहीं, वो क्या डिसाइड क्या करेंगे उसमें? हाँ, तो बोले 419 और 420 में डाल दो जी। ठीक तो है। तो कौन सी 420 करिए मुझे ये बताओ। 419 आप कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है भी जो बेलेबल ना हो, इट इज बेलेबल। तो 420 में डाला जी। लेकिन अगले ही दिन मुझे जज ने पार्शियल बेल दे दी, और 8 तारीख तक मुझे वहां पे रोज हाजिरी लगानी थी सुबह से शाम तक, क्योंकि ये पता था अगर मैं गलती से महाराष्ट्र पहुंच गई तो वो अविश्वास प्रस्ताव वोटिंग फिर भी रुक जाएगी। तो मुझे वहां उलझा के रखा गया, और मुझे रोज वहां पे जैसा मुझे कोर्ट ने आदेश दिया मैंने अपनी रोज हाजिरी लगाई। लेकिन जी मैं बात बोलती हूँ, ये हमारा देश जो एक लोकतांत्रिक देश है उसको तानाशाही की तरफ लेके जाने का हर प्रयास किया जा रहा है। मेरे युवा लड़ने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष का धर्म निभाने की कोशिश कर रहा है, या मैं अपने जो बात करने गई थी मेरी आवाज को दबाया गया, और इस हद तक दबाया गया कि भाई आप 3rd डिग्री देने पे आ गए, क्यों? जी। ये बहुत बड़ा सवाल है। और 3rd डिग्री के बाद आप एक फीमेल को आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, किस लिए? भाई मैंने ऐसा क्या किया था? मेरा क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है, मैंने किया क्या था? बलजीत मरवाहा, सकरोल, पंजाब।